बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था सेट्स की बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ी थी हम लोगों ने। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी नहीं है तो आप ज़रूर से उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिएगा, तभी आप जो है इस वीडियो पर जो है आइएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से जो है ये एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। पिछली वीडियो में मैंने जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जो है बना रखी है और उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से आपको विद एग्जांपल सेट्स क्या होता है, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन्हीं दो टॉपिक्स पर मैंने जो है अच्छे तरह से फोकस करा है और कुछ जो है एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको वहाँ पर करा रखे हैं। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और चलिए अब हम लोग जो है इस वीडियो में क्या करने वाले हैं तो वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको जो है करवाने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.1 है, ये मैंने एनसीईआरटी बुक रखी हुई है। ये एक्सरसाइज 1.1 मैं आपको कंप्लीट बेसिकली यहाँ पर कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो एक ही वीडियो में जो है सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं उसको यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये क्वेश्चन पहले ही होमवर्क में तो मैंने आपको पूरी ही एक्सरसाइज करने को ट्राई करने को बोला था बेसिकली। अगर आप लोगों ने करा होगा तो बहुत से आप लोगों ने जो है बेसिकली इससे कर ही लिया होगा। पर मैं आपको यहाँ पर जो है प्रॉपर राइटिंग कैसे, मतलब लिखना कैसे है आपको एग्ज़ाम में, उस पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, कि क्वालिटी सही है वीडियो की। एक मिनट। चलिए सही है, आगे चलते हैं। तो आगे बेसिकली देखिए आगे क्या है, ये पहला क्वेश्चन है, मैं आपको इसको करके बताता हूँ। देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मतलब क्या है, मतलब सर ये है कि जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होता है ना, तो उसमें हम लोगों को ऐसी कलेक्शन निकालनी है जो कि जे से शुरू होते हैं। तो जे से शुरू कौन होता है, जे से शुरू होता है जनवरी। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ जनवरी फरवरी मार्च, उस आप इस तरह से काउंट करिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, जून होता है दूसरा। ठीक है, तो ये दो ही होते हैं, है ना, आई थिंक दो ही होते हैं, सॉरी जून जुलाई भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ना चीज़ें यहाँ पर बेसिकली होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ना हमारे इतने 3 मंथ्स जो होते हैं ये बेसिकली हमारे आते हैं इस सेट के अंदर। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि दिस इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, दिस इज अ वेल डिफाइंड collection, hence it is a set। मतलब ये जो है ना ये एक सेट हो जाएगा। ठीक है, ये एक सेट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट जल्दी जल्दी देखिए आप। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। तो ये वही बात होगी जो मैंने आपको कल एग्जांपल बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जो है एक ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास जैसा कुछ एग्जांपल मैंने करके बताया था। तो देखिए 10 सबसे मोस्ट कलाकार, मतलब सब टैलेंटेड का मतलब कलाकार नहीं, टैलेंटेड का मतलब होता है मतलब जिनके अंदर बहुत टैलेंट हो, है ना, अब इस तरह से समझ लीजिए। तो 10 सबसे मोस्ट टैलेंटेड राइटर अगर आपको मैं बोलूँ तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से 10 वो है कोई अलग हो सकते हैं, आपके हिसाब से जो 10 पर्सन होंगे, 10 राइटर होंगे वो कोई और अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी मतलब एक स्टैंडर्ड चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, हेंस इट इज नोट अ सेट। आई होप आप लोगों को ये जब ये बात जो है समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट बेसिकली हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब सबसे बेहतरीन 11 बेस्ट प्लेयर क्रिकेट के।
तो ये भी सर एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो सेम टू सेम एज इट इज़ इस वाले आंसर को यहाँ पर करिए आप कॉपी, ठीक है। आप यहाँ पर लिख लीजिए इस आंसर को, ठीक है। तो सेम इसका आंसर भी यही हो जाएगा कि दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब ये भी नीचे वाला जो है ना, ये बैट्समैन वाला, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सर, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये भी जो है एक सेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका रीज़न आप लोग इसमें ये लिख दीजिएगा, ठीक है। कॉपी में यहाँ पर लिख देता कि दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। therefore it is not a सेट, ठीक है। इसीलिए ये जो है एक सेट नहीं है। तो ये इस तरह से यहाँ ऊपर वाली चीज़ जो है यहाँ पर कॉपी करनी थी, ठीक है। कर भी दी मैंने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ठीक है। अब सर यही बात है कि अपनी क्लास में अगर मैं बॉयज़ की कलेक्शन की बात करूँ, तो मान लीजिए मेरी क्लास में जो है 30 स्टूडेंट हैं, जिसमें 20 बॉयज़ हैं, 10 गर्ल्स हैं, या फिर 10 बॉयज़ हैं, या फिर 20 गर्ल्स हैं। मतलब एक वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है हम लोग को देखने के लिए मिलती है, ठीक है। ऐसा तो होता ही नहीं कि भाई साहब हम लोग को पता ही नहीं है कि हमारी क्लास में कितने लड़के हैं। हाँ, कई लोगों को नहीं होगा पता, पर फिर भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है, उनको हम लोग काउंट करके रख सकते हैं, और उनको जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो है 10 लड़के हैं हमारी क्लास में, कल को जो है 12 हो गए, मतलब कल को 19, परसों को 21। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई स्कूल लीव कर दे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बट फिर भी ये जो है ना एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है, ठीक है। तो मतलब इनको काउंट वगैरह करके हम लोग जो है रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वही एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। मतलब ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए इस टाइम पर 20 जो है बॉयज़ हैं मेरी क्लास में, तो वो मेरे रिस्पेक्ट में भी 20 बॉयज़ हैं, और अगर कोई दूसरा बंदा काउंट कर रहा होगा तो उसको भी 20 बॉयज़ ही बोलना पड़ेगा। मतलब ये एक स्टैंडर्ड है। अगर हमारा टीचर उसको काउंट कर रहे हैं तो उनके लिए भी 20 बॉयज़ ही हैं। इनकी तरह नहीं है, जैसे यहाँ पर देखिए 10 मोस्ट टैलेंटेड है, ये कौन कौन से हो गए, मेरे लिए कोई और हो सकते हैं, कुछ किसी दूसरे पर्सन के लिए कोई और हो सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि जो जो बॉयज़ हैं वो सर मेरे लिए भी वही बॉयज़ हैं, और मेरे टीचर के लिए भी वही बॉयज़ हैं, और कोई अगर बाहर से आकर के पर्सन उनको काउंट करता है तो वो भी वही बॉयज़ होंगे, ठीक है, डिफ़र नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। हाँ, मैं फ़ास्ट बोल रहा हूँ, पर फिर भी मैं एक ही चीज़ को जो है बार-बार रिपीट करके समझा रहा हूँ, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ अ सेट, ठीक। ये इसका हो जाता है यहाँ पर सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं अगर हम लोग नीचे वाले की, तो नीचे वाले में लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो कल भी सर हम लोगों ने एक ऐसा ही एग्जांपल किया था कि द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑल ओड नंबर या फिर इवन नंबर, इस तरह से करा था, लेस देन 10, ठीक है, अगर आपको याद हो तो सर ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से चलते 99 तक आ जाएंगे। 100 नहीं होगा, क्योंकि 100 से कम बताए हुए हैं, 100 को काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5, और इस तरह से चलते सर 100 तक हम लोग, सॉरी 99 तक हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अभी देखो मैंने भी अभी मिस्टेक कर दी, 99 तक कैलकुलेट करेंगे तो ये जो है एक सेट बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, hence it is a set। आगे चलते हैं, आगे बेसिकली हमारे पास है सॉल्यूशन। ओ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अभी मैं थोड़ा फास्ट इसको कर देता हूँ कि कलेक्शन ऑफ ऑल नोवेल्स मतलब मुंशी प्रेमचंद की लोक कथाएं तो क्या बोल सकते हैं, मतलब उनमें उनने जो भी नोवेल्स लिखे हुए हैं ना, हिंदी में ट्रांसलेट मैं हो सकता हूँ ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, इस पर माइंड मत कीजिएगा। तो देखिए
नोवेल्स, तो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नोवेल्स लिखे हैं उनकी एक हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। मतलब उनको हम लोगों ने काउंट करके रखा हुआ है और सभी के रिस्पेक्ट में वो सर वही है। ऐसा नहीं है कि मुझे जो है ये मतलब मुझे जो है 10 नोवेल दिखाई दे रहे हैं और मेरे साथ में मेरे दोस्त को लगा, मेरे दोस्त ने जब काउंट किया उसको 11 लगे, किसी और को 12, मतलब सभी के लिए ना एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये इन नोवेल्स की, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर लिख सकते हैं कि भाई दिस इज अ well defined collection, therefore it is a set। ये एक सेट है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है, ये एक सेट हो जाएगा, ठीक, ठीक है। आगे देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब सर देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये सर एक क्या है, ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, कल नहीं पढ़ा था सॉरी, इंटीजर पढ़ा था हम लोगों ने कल। इंटीजर का सेट मैंने आपको बताया था, जेड, जेड होता है इंटीजर का सेट। तो उसी का ये जो है एक और उसी से निकाला हुआ है ये, है ना। मतलब इंटीजर, इवन इंटीजर लिख दिया, तो इवन अगर इंटीजर का सेट, अगर इंटीजर्स जो होते हैं वो एक सेट के अंदर आते हैं तो इवन इंटीजर्स भी सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि दिस इज अ वेल डिफाइंड collection, hence it is a set, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी की सारी बातें जो है समझ में आ रही होंगी। बहुत ही थोड़ा सा मैंने टाइट करके इसको लिखा हुआ है, पर फिर भी आपको एक एक चीज़ जो है यहाँ पर क्लियर हो रही होगी आई होप। अगला अगला देखिए, अगला जल्दी से आप इसका आंसर तो खुद ही बता सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस, तो इसको इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं मतलब उन सभी की सबकी कलेक्शन, तो उन सब की कलेक्शन सर एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बता क्या देता हूँ, बुक यहाँ पर आएगी नहीं, बट फिर भी आपके पास बुक होगी, आप उसमें काउंट करिए जो है क्वेश्चन को, और सभी के रिस्पेक्ट में जितने भी जो भी क्वेश्चन है वो सर एक वेल डिफाइंड क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है सर, वो जो होंगे सर एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी सभी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, hence it is a set। आगे 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 देखिए, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस मतलब सर दुनिया में सबसे खतरनाक 10 जानवर। अब सर देखिए, मेरे हिसाब से तो है शेर सबसे खतरनाक, और हाथी, और टाइगर हो गया, और मैं इस तरह से अपने हिसाब से बता सकता हूँ। कुछ और बताएंगे, कुछ और के हिसाब से कोई और 10 हो सकते हैं डेंजरस एनिमल्स, ठीक है। कुछ अलग, कुछ और लोगों के हिसाब से कोई और 10 हो सकते हैं। मतलब ये कोई स्टैंडर्ड थोड़ी ना कि लोइन ही सबसे खतरनाक है या फिर एलिमेंट ही सबसे खतरनाक है। हाँ, आप कहीं चैनल पर देखोगे कि ये एनिमल सबसे खतरनाक होता है, पर फिर भी मतलब ऐसी कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनी हुई है कि हाँ यही जो है डेंजरस सॉरी एनिमल्स हैं और बाकी नहीं है। तो इस तरह से कोई भी हमारे पास कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, hence it is not a set, ठीक, बिल्कुल सही बात। तो पहला क्वेश्चन इसी के साथ हमारा एंड होता हुआ दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, अभी मैं उसको जो है वहाँ पर लिख देता हूँ और फिर उसके बाद आपको समझाऊँगा। सबसे पहले ना मैं आपको जो है एक कॉन्सेप्ट समझाऊँगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है ई वाला का। ई वाला आप लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि ई क्या होता है, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, एक होता है आपके पास यहाँ पर एक बुक्स में लिखा हुआ आता है, आप लोगों ने फिर एनसीईआरटी में देखा होगा, तो पहले भी एक चीज़ आपको देखी हुई मिलती है। इस तरह से एक सिंबल्स होता है, इस तरह से ई जैसा बना हुआ होता है। इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है? बिलोंग्स टू, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू ई के सिंबल को। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर ना बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी से आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, और इंसर्ट करना है हम लोगों को, इंसर्ट ई और ई बार, मतलब इस और ई को बोलते हैं बिलोंग्स टू, और ये जो होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अभी मैं इसको इसका मतलब समझाता हूँ कि क्या होता है ये, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5, और इसके नीचे है, आगे डैश है और ए है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए बिलोंग्स टू का मतलब होता है ना, इस वाले सिंबल का बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये जो है ना, ये 5, अगर मैं यहाँ पर बिलोंग्स टू का सिंबल लगा देता हूँ ये वाला, तो इसका मतलब है कि 5 जो है इस सेट में आ रहा है, 5 ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब होता है 5 जो है वो ए में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। और अगर नहीं बिलोंग कर रहा होता है तो मैं ये वाला सिंबल यहाँ पर लगाता हूँ। अगर सर 5 ए में आ रहा है, देखिए 5 ए में ये आ रहा है, तो मैं ये वाला सिंबल लगाऊंगा बिलोंग्स टू वाला। और अगर 5 ए में नहीं आ रहा है तो मैं ये वाला सिंबल लगाता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 जो है इस ए सेट में यहाँ पर आ रहा है, तो मैं ये बिलोंग्स टू वाला सिंबल जो कि ई से होता है इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब आगे वाले तो आप सर जल्दी से कर देंगे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आगे वाले एग्जाम्पल को आप जल्दी से बताइए, तब तक मैं यहाँ पर बेसिकली इसको लिखता हूँ, ठीक है। जल्दी 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 कीजिए, जल्दी, ठीक है। हम्म, थोड़ा रुकिए सर, यहाँ पर हमें लिखने, तब तक आप देखिए ऊपर वालों को ट्राई करिएगा, जल्दी वीडियो को चलने दीजिए और इसको ट्राई करिए। मेरे को लिखते लिखते मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब सर देखिए 8 ए में आ रहा है या नहीं आ रहा है, 8 ए में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप दूर दूर तक आंखों को फाड़ फाड़ करके देख लीजिए, 8 जो है ए में नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पर ये वाला सिंबल लगाऊंगा डज नॉट बिलोंग्स वाला। तो इसको इस तरह से लिखिए और इस तरह से इसको काट दीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं 8, मतलब 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इस तरह से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और सर ये देखिए 0 ए में आ रहा है, जीरो तो दूर दूर तक हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये मैंने काटा थोड़ा सा गलत है, आप इसको थोड़ा सा आगे करके काटिएगा, ठीक है, जैसे ये कटा है, ठीक है। इस तरह से ई को इस तरह से काटते हैं, ठीक है। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो देखिए 4 ए में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, 4 आ रहा है, तो 4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसको काटेंगे नहीं क्योंकि 4 आ रहा है, तो ये वाला सिंबल मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। सिमिलरली 2 वाला है, तो 2 तो ए में देखिए ये दिख रहा है सामने, तो 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 10, अब इसको तो आप खुद बताइए, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 10 डज नॉट मतलब ये वाला सिंबल यूज़ करूँगा क्योंकि 10 यहाँ पर मेरे को कहीं पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। आगे चलिए, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, अब सर देखिए हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को कुछ सेट दिए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, हम लोगों को इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब सर कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, है ना। तो सबसे पहले जो है पहला पहला सेट है हमारे पास बेसिकली ए, जो कि है एक्स सच दैट
x is an integer and -3 यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। और अब सर देखिए, इसको सोल्व करने के लिए ना सबसे पहले कैसे करेंगे, x क्या है, ए में सर ऐसे सेट आते हैं, ए में सर ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, ए में सर ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, ऐसे एक्स आते हैं जो एक्स जो है इंटीजर्स हैं, और वो जो है -3 से तो बड़े हैं, -3 के बराबर भी हैं और -3 से बड़े हैं। तो सर देखिए ए में कौन कौन से सेट आएंगे, ए में आएंगे -3 से 3 के बराबर, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है, ये देखिए ये इस तरह से लगा हो ना, तो इसको बोलते हैं, ये क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और x इज लेस देन 7, इसको इस तरह से पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो देखिए x जो है -3 से बड़ा है, तो मतलब देखिए -3, फिर उसके बाद क्या आता है -2, उसके बाद क्या आता है -1, उसके बाद क्या आता है जीरो इंटीजर नहीं होता है सर, है ना, जीरो इंटीजर थोड़ी ना होता है। उसके बाद आता है हमारे पास +1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, और सात के सामने यहाँ पर इज इक्वल टू वाला साइन नहीं लगा, ये तो मैंने अंडरलाइन करा ना इसको ऐसे, इज इक्वल टू वाला साइन नहीं लगा, तो बस ये 6 तक ही रहेंगे, ठीक है। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। वाह सर इतना ईजी था, बिल्कुल सर इतना ही ईजी था, है ना, इतना ही ईजी था, इतना ही ईजी पीजी। तो फ्रेंड देखिए देखिए, जीरो को भी हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, ठीक है, जीरो भी आएगा, है ना, गलती से मिस्टेक हो गया, जीरो भी इंटीजर होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, जीरो भी इंटीजर होता है ना। जीरो इंटीजर होता है, इसको इंटीजर में आपको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप लोगों ने क्लास 10th वगैरह में इसको पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर पढ़ाते हैं वहाँ पर इसको अच्छे तरह से हम लोग जो है पढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है बी, ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है, ठीक है सर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये तो आप खुद ही बता देंगे कि नेचुरल नंबर 6 से कम कौन कौन से होंगे, एक होगा, एक से तो नेचुरल नंबर शुरू होते हैं, 1 2 3 4 और 5, बिल्कुल सही बात है। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे क्या है, सी, सी देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that the sum of its digits is 8, ठीक है। अब सर देखिए, सी में सर ऐसे हम लोगों को नंबर डालने हैं जिनका सम क्या है, जिनका सम सर 8 आए, दो डिजिट वाले नंबर होने चाहिए, जिनका सम क्या होता है, जिनका सम होता है 8, ठीक है। अब सर देखिए, एक्स इज 2 डिजिट नंबर, ठीक है, जिन दोनों डिजिट को जो है, डिजिट का जब हम लोग सम करें तो सर सम जो है वो 8 आए। अब सर इसको सोल्व कैसे करें उसको देखिएगा, इसको सोल्व करने का सर शानदार तरीका है हमारे पास। सबसे पहले पता क्या करिए, आप लिखिए 8। अब 8 को ना
इस तरह से तोड़िए। अब 8 को ना आप सर इस तरह से तोड़िए, 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। 8 को सर आप लोग 2 अंकों में तोड़िए, जिन दोनों अंकों का सम करके हमारे पास 8 है। तो सब देखिए, मैंने पहला नंबर ले लिया 1, तो दूसरा नंबर होगा 7। इन दोनों को मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास 8 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 2, तो दूसरा मैं लूँगा 6। तो अगर मैं इन दोनों को लूँ तो ये क्या आएगा, 8 आएगा। फिर से ये 3 और फिर ये 5, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये फिर से 5 और 3 8, ठीक है। और सर इसको मैंने 4 और इसको फिर से 4 और फिर ये 8, और इसको मैं फिर 5 ले लूँ और प्लस क्या करना पड़ेगा 3, तो फिर ये 8 हो जाएगा। हाँ, अब सर देखिए, इसको 6 और फिर इसको 2, तो ये कितना हो जाएगा, फिर से 8 हो जाएगा। फिर 7 + 1 कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। और सर 8 + 0, तो ये भी सर 8 हो जाएगा। और सर देखिए एक और चीज़, 0 + 8, इसको भी ले सकते हैं। तो ये 8 पर 2 अंकों में तोड़ लिया, ठीक है। तो सर देखिए, यहाँ से सर हम लोगों ने नंबर बनाना है 2 अंकों का। सबसे पहला नंबर मैंने क्या बना लिया, 1 7 17, फिर दूसरा नंबर 2 और 6 26, फिर 35, और फिर 4 4 44, फिर 5 3, ये 5 3 नीचे से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से देखिए 5 3 8, तो यहाँ से 53, और फिर 62, और फिर 71, और फिर 80, और फिर 08। तो 08 से नंबर थोड़ी ना होता है, 08 नंबर थोड़ी ना होता है 08। तो ये 2 डिजिट नंबर थोड़ी ना, ये 0 पहले वाला काउंट थोड़ी ना होता है। ये इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। हमारा सेट सर यहीं तक रहेगा, ठीक है। हमारा सेट यहीं तक रहेगा। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया इसको, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी की सारी बात जो है समझ में आ रही होगी, ठीक है। 17 26 35 44 53 62 71 एंड 80, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं। तो आगे बेसिकली हमारे पास देखने के लिए मिलता है दैट इज अवर डी। डी दैट इज इक्वल टू एक्स सच दैट, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ ना, थोड़ा स्पेस, बहुत पेपर है अपने पास, ठीक है। आई बी मतलब फोर्थ पार्ट है हमारे पास डी। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर which is divisor of 60, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। तो सर देखिए, हम लोगों को ना डी के अंदर सर इस तरह के एलिमेंट होने चाहिए जो कि 60 के डिवाइजर्स हैं, ठीक है, जो कि 60 के डिवाइजर्स हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। तो 60 के डिवाइजर किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले 1 तो होगा 60 का डिवाइज़र, 2 60 का डिवाइज़र हो जाएगा। इस तरह से लिखिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, फिर सर 3 हो सकता है। बिल्कुल सर, 3 60 से डिवाइस हो जाता है। 20 को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, 60 आ जाता है, ठीक है। 3 हो सकता है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसे जो है हम लोग देख रहे हैं डिवाइज़र। देखिए, 1 के टेबल में 60 आता है, हम लोग इस तरह से देख रहे हैं। 2 के टेबल में 30 मल्टीप्लाई बाई 2 60, 3 20 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 20 गुणा 3 इज इक्वल टू 60 आ सकता है। 4 देखें तो 15 गुणा 4 60 आ सकता है। 15 मतलब 50 मल्टीप्लाई बाई 4, 15 मल्टीप्लाई बाई 4 60 आ सकता है। तो 4 भी हो जाएगा। अब सर 5, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 5, 12 5 60, तो 5 भी हो जाएगा। 6 भी हो जाएगा, बिल्कुल सर। हाँ, 10 मल्टीप्लाई बाई 6 7। अब सर 7 के टेबल में 60 नहीं आता है, ठीक है। 8 भी नहीं होगा। 9 भी नहीं होगा। 10 हो जाएगा, बिल्कुल सर, क्योंकि 10 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है। सर 11 बिल्कुल नहीं, 11 के टेबल में 60 नहीं आता है। 12 बिल्कुल सर, 12 हो सकता है।
13 कभी नहीं, 14 कभी नहीं, 15 यस सर, 16 कभी नहीं, 17 कभी नहीं, 17 के टेबल में 60 नहीं आता, इस तरह से मैं देख रहा हूँ। 80 कभी नहीं, 19 कभी नहीं, 20 ऑलवेज, 21 बिल्कुल नहीं, 22 बिल्कुल नहीं, 23 बिल्कुल नहीं, 24 बिल्कुल नहीं, 25 बिल्कुल नहीं, 26 बिल्कुल नहीं, 27 बिल्कुल नहीं, 20 कोई भी बिल्कुल नहीं, आगे आएगा 30, फिर फिर सर उसके बाद जो आएगा, उसके बाद 30 वाली लाइन में कोई भी नहीं, किसी के भी टेबल में 60 नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 41 वाली लाइन में भी 60 नहीं आएगा, फिर आएगा हमारे पास 60 ही अपने मतलब 60 खुद के ही टेबल में आएगा। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हमारे पास बन के आ जाएगी, ठीक है। लेट मी चेक इट, ठीक है। अब सर देखिए, क्वेश्चन में मैंने डिवाइज़र तो सारे के सारे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, ये सेट नहीं है, अभी तक हमारा आंसर नहीं आया। तो डिवाइज़र ऑफ 60, पर सर हम लोगों को क्या निकालना है, प्राइम नंबर, इस पर फोकस करिए। प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, तो प्राइम नंबर सर वो होते हैं जो खुद से ही डिवाइस होते हैं, वो किसी और से डिवाइस नहीं हो सकते हैं। आप लोगों ने प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो वो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2 होगा और 3 होगा और 5 होगा, बाकी इसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो जो डी आएगा, डी वो बिलोंग करेगा 2, 5, 3, या फिर और 2, 3, 5। मतलब सर ये जो है ना, मैंने कल ही बताया था कि इसको एक्सचेंज तो आप सर धड़ाक से करिए, धड़ाम से करिए, मतलब है ना। एक्सचेंज आप लोग कर सकते हैं, 253 लिखूँ या 235 लिखूँ। अच्छा, ये जो है आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास, आगे देखिए सर, आगे है, आगे 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 अगली चीज़ है, 5th नंबर है ई। ई क्या होता है, द सेट ऑफ all letters in the word ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री भी सर हम लोगों को तो बहुत आसान लगता है, क्लास 10th में पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया है, कि क्या हर हर बोले करे जा रहे हैं यहाँ पर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ भी हर हर बोले यहाँ पर नहीं हो रहा है, बस कुछ पुरानी यादों को याद किया जा रहा है, जो आपने क्लास 10th में 8th या फिर 9th चैप्टर था जो आपके पास, उसमें करा हुआ था। तो कुछ लोगों ने तो नहीं ही सुना होगा, आई होप सभी ने सुना ही होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री वो होती है, वो आगे अलग चीज़ है। हाँ, आपको तो दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी। देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्री वो आगे अलग ही चीज़ है, वो इसमें 3rd चैप्टर होगा आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th की शायद, तो उसमें हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे। हालांकि अभी हम लोग को दिया है ट्रिग्नोमेट्री में जितने वर्ड हैं उनका हम लोग को सेट बनाना है, तो जल्दी से बनाइए। इसमें क्या है, इसमें सर देखिए, सबसे पहला अक्षर कौन आ रहा है, सर टी आ रहा है, तो टी को यहाँ पर लिख दीजिए। फिर दूसरा आर, फिर तीसरा आई, फिर तीसरा जी, फिर ओ, फिर एन, फिर क्या आ गया ओ, हर ओ तो पहले आ चुका है, इसको नहीं काउंट करेंगे। फिर एम, तो एम को लिख दीजिए कोमा लगा करके, ठीक है। और ई, ई पहले तो नहीं लिखा है, ई नहीं लिखा मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। फिर टी, तो टी तो ये लिख दिया है, टी हो गया, आर, आर लिख दिया है, ठीक है, ये हो गया। और बाय, ठीक है। तो ये तो हो गया सर इसका सेट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। आगे चलते हैं, आ गए हैं हमारे पास 6th नंबर। तो 6th नंबर क्या है, तो 6th नंबर देख लेते हैं। देखिए, एफ, द सेट ऑफ all letters, all letters in the word
बेटर, डबल टी है ना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें तो आप लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है, देखिए बी, फिर ई, फिर टी, और फिर टी दो बार है तो यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे सेट में, और फिर आर। तो ये जो है इसका सेट बन गया, बिल्कुल सही बात है। और सर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है ना, यही है, बिल्कुल सही बात है। तो अभी ये वीडियो आई थिंक बहुत लंबी हो चुकी होगी, तो आप लोगों को एक दिन में अभी इतना ही जो है ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप लोग को ज़्यादा हो जाएगा। तो अ, अगला पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। तो आप इस वीडियो को ढंग से देखिए, और होमवर्क में आप लोग आगे की क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में तो सर हम लोग देखेंगे ही आगे के क्वेश्चन को। तो बस फिर थैंक यू एंड बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बिल्कुल सर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को इसकी हेल्प मिलते रही। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारी की सारी क्लास 11th के मैथ्स को जो है कवर अप कर सकूँ लिमिटेड टाइम में। तो थैंक यू, बाय बाय, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।